जिहाद धंधा पार्ट 2 आधुनिक दुनिया में सबसे खतरनाक नरसंहार की शुरुआत की फिर से दस्तक होती है। ये वो दस्तक है जिसका मकसद है अपने धंधे के लिए कत्ल, लूटमार और नरसंहार करने के साथ डराकर पूरी दुनिया पर शासन करना। इस्लाम की बुनियाद ही ये है। कत्ल करके ही इस्लाम दुनिया भर में थोपा गया। इसके बारे में ओशो क्या कहते हैं, थोड़ा सुन। आज दुनिया में तुम्हें जितने मुसलमान दिखाई पड़ते, इनमें से अधिकतम जबरदस्ती मुसलमान बनाए गए। इस्लाम की मान्यता है कि जो मुसलमान नहीं वो कभी भी स्वर्ग में प्रवेश न पा सके। तो हर एक को मुसलमान बनाना ही करुणा बस, फिर चाहे तलवार ही क्यों ना उठानी पड़े, चाहे जोर जबरदस्ती ही क्यों ना करनी पड़े। मोहम्मद तलवार लेके चलते। मोहम्मद की तलवार पर एक वचन लिखा हुआ है कि शांति ही मेरा धर्म। ये गजब का मामला हुआ। तलवार पे लिखा हुआ है शांति मेरा धर्म। इस्लाम शब्द का अर्थ शांति होता है, मगर जितनी अशांति इस्लाम से दुनिया में फैली शायद किसी धर्म से नहीं फैली। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं राजेश राणा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टीवी। दोस्तों, आप सभी लोग आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। जिहाद धंधा पार्ट 2 में इराक के यजीदी चुने जाते हैं नरसंहार करने के लिए। यजीदियों के गांव खाली कर दिए जाते हैं, पुरुषों को मारकर, जो बड़े ही शांति प्रिय तरीके से इराक के पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। यजीदियों के नरसंहार की कहानी बताती है उनके बाद उजड़े गांव के गांव। इन गांवों में पुरुषों के कंकाल हर ओर पड़े दिखाई दिए। सामूहिक तौर बहुत सारी वीडियो सामने आई जिसमें पुरुषों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूना इस जिहाद के धंधे के सिपाहियों। महिलाओं और युवा लड़कियों को कैद कर लिया जाता है। युवा लड़कियों और युवा महिलाओं का सामूहिक रेप करते हैं धर्म के धंधे के सैनिक। इसके बाद इन महिलाओं की बोली लगाई जाती है और लोग इन्हें सेक्स लैब बनाने के लिए खरीदते हैं। कुछ लड़कियों को धार्मिक योद्धा अपनी सेक्स लैब बना लेते हैं। ये सभी बातें इन धार्मिक योद्धाओं को बड़ी रोमांचकारी लगती हैं और इनका आज के सोशल मीडिया पर पूरा प्रचार किया जाता है, लोगों में भय पैदा करने के लिए और ऐसे रोमांच के लिए युवाओं को जोड़ने के लिए। पूरी दुनिया में भय पैदा हो जाता है जब वो देखते हैं कि अल्लाहू अकबर बोलकर निर्दोष लोगों के गले भेड़ बकरियों की तरह काटे जा रहे हैं। लोगों के गले काटते हुए देखने के बाद दुनिया में गुस्सा और भय घर कर जाता है। इसके बाद जब महिलाओं को देखा जाता है कि उनके बच्चों के साथ महिलाओं को भी बेचा जा रहा है सेक्स लैब्स बनाने के लिए, तो लोगों के जेहन में फिर से वही बातें घर करने लगती हैं जो भारत में इस्लाम के आक्रमणकारियों ने किया था महिलाओं के। इन भयानक तस्वीरों को देखने के बाद पूरे अरब में भगदड़ मच जाती है। लाखों लोग अरब छोड़कर भागने लगते हैं। कुछ समुद्र में अवैध रूप से जाने वाले समुद्र में ही अपनी लीला खत्म कर लेते हैं, तो बचे हुए यूरोप पहुंच। सड़कें भरी चली जाती हैं इन लोगों से जो इस्लामिक जिहाद के डर से भागे थे। लेकिन इनमें जिहाद का धंधा करने वाले भी शामिल होते हैं। यही धंधा करने वाले यूरोप में जिहाद के धंधे के लिए फिर से सैनिक तैयार करते हैं इन्हीं भागकर आए लोगों के बीच से। भागकर आए लोगों की जरूरत को जिहाद के धंधे के सरगना बड़े शातिर तरीके से अपनी ओर मोड़ लेते हैं। धर्म के नाम पर पहले इन्हें जोड़ा जाता है, फिर इन्हें कत्लेआम के लिए तैयार किया। इसके बाद ये जिहाद का धंधा करने वाले सड़कों पर युवाओं की भीड़ वाले कंसर्ट और पबों के साथ समुद्र किनारे नरसंहार करते हैं। सड़कों पर ट्रक पब्लिक के ऊपर चढ़ाकर मार दिया जाता है क्योंकि यह आसान हथियार होता है। पबों में जाकर युवाओं का कत्लेआम कर दिया जाता है। समुद्र के किनारे आराम कर रहे युवाओं का कत्लेआम कर। महिलाओं के साथ इस्लामिक भीड़ तहरुश गेमियां खेलती है, जिसमें एक महिला को पकड़कर भीड़ उसके कपड़े फाड़ती है, फिर उसके बाल नोचे जाते हैं, फिर उसके साथ सामूहिक रेप किया जाता है। इसके बाद उसकी लाश को टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया जाता है। आधुनिक दुनिया में इसका सबसे बड़ा मामला सामने आया था मिस्र के तहरीर चौक पर, जहां एक अमेरिकी पत्रकार के साथ यह सब करती है भीड़। लेकिन इस महिला को बचा लेती है मिस्र की सेना, जिसके बाद उस महिला ने पूरी घटना टीवी पर एक इंटरव्यू में बताई पूरी दुनिया को। यूरोप में जब इस्लामिक भीड़ समुद्र के किनारे तहरुश गेमियां करती है तो यूरोप के नेताओं की आंख खुल जाती है। इससे पहले यूरोप के नेता बड़ी खुशी खुशी अरब से भागे लोगों को अपने देश में जगह दे रहे थे, इस खुशी में कि यूरोप में तो युवा लोगों की कमी है, अरब से आए ये लोग हमारे देश में कामगारों की कमी को पूरा कर। लेकिन इन्हें कहां पता था कि ये लोग तुम्हारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के बजाय तुम्हारा और तुम्हारी महिलाओं का ही कत्लेआम शुरू कर देंगे। दरअसल यूरोप के नेताओं को लग रहा था कि हमारे देश में कामगारों की कमी है और अरब से भागकर आए अवैध कामगार हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेंगे। लेकिन यूरोप के नेताओं का भ्रम कुछ दिन में ही टूट गया।
जैसे इन्होंने कत्लेआम शुरू किया, वैसे ही यूरोप के नेता घबरा गए। उस वक्त यूरोप में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल सबसे मजबूत नेता हुआ करती थी। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और वो छोटे देशों की बात आसानी से नहीं सुनती थी। यूरोप के कुछ देशों ने इन अप्रवासियों को लेने से मना कर दिया था, जिनमें बेल्जियम और हॉलैंड प्रमुख थे, लेकिन मर्केल ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन जब अरब से जिहाद के धंधे के लिए आई फौज ने यूरोप की महिलाओं के साथ तहरुश किया, तब एंजेला मर्केल की आंखें फटी की फटी। जब तक इन लोगों ने सड़कों पर और पबों में लोगों को मारा, तब तक इनकी आंखें नहीं खुली थी। इसके बाद यूरोप के नेताओं ने अरब से आए लोगों पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। यूरोप के सबसे ताकतवर देश इंग्लैंड ने भी अरब से आए जिहाद के धंधे के सैनिकों को लेने से मना कर दिया। इंग्लैंड में अरब से आए लोगों को लेने के लिए सरकार ने जनता से राय मांगी, जिसमें जनता ने अपनी राय दी अरब से आए लोगों के खिलाफ इन्हें अपने देश में नहीं लेना। अगर इंग्लैंड इन्हें अपने यहाँ ले लेता तो अब तक तो इंग्लैंड नरसंहार का सबसे बड़ा गढ़ बन गया होता, क्योंकि वहां पहले से ही मस्जिद मदरसे कुकुरमुत्तों की तरह खुल गए हैं। लेकिन इसके बाद जिहाद के धंधे के दूसरे सैनिक तैयार हो गए, जो समाज के बीच में रहकर अपना काम, ये आतंकी संगठन लोगों का नरसंहार कर रहे हैं और कैसे इस नरसंहार को व्यवसाय के रूप में खड़ा कर चुके हैं। लोगों को मारकर कैसे इसका दुनिया भर में प्रचार करते हैं, बड़े माध्यमों के जरिए और बड़े मीडिया घरानों के जरिए। इससे दुनिया को अपने वजूद के बारे में एहसास करते हैं, जिससे लोग घबरा कर इनके नरसंहार, इससे ये दुनिया को अपने वजूद के बारे में एहसास कराते हैं, जिससे लोग घबरा कर इनके नरसंहार पर कुछ न बोले। इन मुस्लिम जिहादियों के कोई नियम नहीं है, अपने फायदे के लिए किसी का भी नरसंहार कर देते हैं, चाहे महिला हो या बच्चे या फिर मुस्लिम समाज ही क्यों ना हो। मुस्लिम समाज को मारकर ये सामने वाले दुश्मन पर आरोप लगा देते हैं और इन आरोपों का प्रचार करने के लिए इनके पास पूरा आधुनिक संगठन है, जो मीडिया, सोशल समाज के साथ विश्वविद्यालयों में पल रहा है। एक पूरा तंत्र है जो इस जिहाद के धंधे से फल फूल रहा है, इस धंधे की कमाई से ऐशो आराम कर रहा है। इस धंधे पर कब्जा मुस्लिम वर्ल्ड के उन लोगों का है जो पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर हैं और अपने आप को शासन करने वाला समझते हैं धनी लोग। अब यूरोप में कॉलेज के स्टूडेंट ही अपने टीचर्स का गला काटने लगे जिहाद के नाम पर। यूरोप वाले बड़े खुले दिमाग और शांति से रहने वाले लोग हैं, लेकिन अब यूरोप को जिहाद का धंधा करने वाले लोग डराने लगे हैं। घबराए यूरोप में लोग जिहाद के धंधा करने वाले लोगों के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। सार्वजनिक जगहों पर बुर्का बैन कर दिया जाने लगा है। यही नहीं, अब यूरोप ने पहली बार फिलिस्तीन के समर्थन में होने वाले प्रदर्शनों पर यूरोप के कई देशों में बैन लगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, प्रोटेस्ट करने के नाम पर जो हुआ फ्रांस में, उससे यूरोप के देशों को शायद अकल आ गई। जिन दर्शकों को पता नहीं है, उन्हें बता दें कि अरब और अफ्रीका से आए मुस्लिम शरणार्थियों ने फ्रांस को आग के हवाले कर दिया था, जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली को जलाया था भारत में। यूरोप के देश शायद जाग गए हैं, लेकिन कब तक? इन यूरोपीय देशों की जनसंख्या कम होती जा रही है, उनके अपने लोगों की, और बाहर से आए मुस्लिम शरणार्थी यूरोप से बहुसंख्यक होते जा। वोट बैंक जब इनका बढ़ जाएगा तो आने वाले समय में वो अपनी शरिया आधारित मांगों को मनवाने से पीछे नहीं हटेंगे, जैसा कि भारत में शुरू हो गया। जैसे ही बगदादी के संगठन आईसिस ने खुलेआम लोगों की गर्दन काटी, उससे दुनिया भर के मुस्लिम लोगों की गर्दन काटने लगी। भारत में भी इसकी शुरुआत कर दी गई। आपने सुना होगा कैसे दोस्त और ग्राहक बनकर मुस्लिम लोगों ने भारत में लोगों की गर्दन काटी। कन्हैया लाल और पुणे के फार्मासिस्ट का उदाहरण हमारे सामने है। भारत में पकड़े गए आईसिस के जो आतंकी हैं वो डॉक्टर इंजीनियर हैं। इससे साबित होता है कि जिहाद का धंधा गरीब ही नहीं, अमीर लोगों का भी व्यवसाय बनने लगा है। धर्म के नाम पर लोगों की गर्दन काटने का धंधा अब पूरी दुनिया में फल फूल रहा है। ऐसे में आपको सतर्क रहना होगा, नहीं तो आप उसके शिकार आसान बन जाएंगे।